हेलो फ्रेंड्स। 9 दिसंबर है आज। करंट अफेयर्स के एनालिसिस हम करने वाले हैं। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिस्थिति के टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मेरा नाम है ऋतुराज। आपका अपने चैनल स्टडी ऑनलाइन 24/7 में स्वागत है। हमारी जो रेगुलर क्लास होती है क्विज की, सुबह 6 बजे होती है, जिसको आप देखना ना भूलिए। यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाएं क्या है? अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन ये क्या है, ये चर्चा में क्यों था, ये देख लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसको बोला जाता है केवीआईसी, 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 ध्यान रखिएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है केवीआईसी, द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आखिर में ये है क्या खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, ये भी देख लेते हैं। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारी और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। तो भारत सरकार की तरफ से जो अगरबत्ती निर्माण, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं और कुछ सूक्ष्म भी हैं, उन उद्योगों को प्रोत्साहन करना, उनको आगे बढ़ाना और उसमें जो संबंधित जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, बेरोजगार जो हैं, जो जो किसी प्रकार का श्रम नहीं कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार भी हैं, उन सभी को रोजगार देना और उनके रोजगार को आगे बढ़ाना और उत्पादन में तेजी लाने के लिए यहाँ पे एक मिशन को शुरू किया गया है। अब इस मिशन से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। निजी सार्वजनिक साझेदारी पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई इस योजना में बहुत कम निवेश में ही स्थायी रोजगार का सृजन किया जा सकेगा। यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से जो योजना बनाई गई है, इसमें केवीआईसी के द्वारा कम निवेश में भी स्थायी रोजगार को बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन, पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा। केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% की सब्सिडी भी प्रदान करेगा और साथ ही साथ कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो केवीआईसी मशीनें हैं उनको 25% की सब्सिडी पर देना है और पूरी तरह से यहाँ पे, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप मशीन लेके जाइए, 25% की हम सब्सिडी दे रहे हैं और आगे से आप किस्तों के तौर पर 75% का पैसा आप देते जाएंगे। अभी आप लेके जाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक मिशन चालू किया गया है। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदारी की भी साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी लागत का 75% जो है वो वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदारी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस योजना से लाभ क्या रहने वाले हैं, ये भी देखते हैं। परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगारों की अवसर का सृजन होगा। केवीआईसी ने केवल स्थानीय रूप में भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों को खरीदने का फैसला किया है। तो यहाँ पर एक और काम की चीज यह है कि भाई जो मशीनें जो हैं वो भारतीय निर्माताओं के द्वारा ही निर्मित की गई होंगी, वही खरीदी जाएंगी। मतलब एक उद्योग को बढ़ाने के लिए जो दूसरा उद्योग जो है, मशीनरी जो उद्योग है, जो भारतीय निर्माता हैं, उनको ही काम देना है, उनकी ही मशीन का यूज करना है। हमको चाइनीज मशीनों का या फिर बाहर से जो इम्पोर्टेड मशीन है उनका हम यूज नहीं करेंगे। सरकार जो है वो नहीं देने वाली है। चलिए, तो इससे होगा क्या, इससे स्थानीय उत्पाद को फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के दोनों जगह पे फायदा मिलने वाला है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। एक्चुअल में है क्या खादी और ग्रामोद्योग उद्योग जो है, संसद के एक अधिनियम द्वारा सर्जित वैधानिक संगठन है। इसे अप्रैल 1957 में स्थापित किया गया था। यह संगठन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत होता है। चलिए अब बात करेंगे, नेक्स्ट है गैर लाभकारी संगठन, जिसको एनजीओ भी बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इसको। अक्षय पात्र, ये चर्चा में क्यों है ये भी देख लेते हैं। अक्षय पात्र जो एनजीओ है ये बहुत फेमस अभी चल रहा है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। गैर लाभकारी संगठन जिसको एनजीओ बोला जाता है, अक्षय पात्र ने भारत में स्कूली बच्चों को मिड डे मील खिलाने के लिए अमेरिका में अपने टेक्सास चैप्टर के माध्यम से
9,50,000 लगभग 7,11,00,000 रुपए से ज्यादा पैसे यहाँ पे जुटाए हैं। टेक्सास से इतने पैसे जुटाए हैं। वर्चुअल गाला टेक्नोलॉजी फॉर चेंज नामक इस कार्यक्रम में 1,000 से अधिक व्यवसायियों, गैर लाभकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और विश्व के परोपकारी व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अक्षय पात्र भारत में भूख से पीड़ित बच्चों को न केवल भोजन उपलब्ध कराता है बल्कि उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने का भी काम करता है। अब इस एनजीओ के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय पात्र जो है इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अक्षय पात्र दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ संगठन है जो देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 19,039 स्कूलों में 8 लाख बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अक्षय पात्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अक्षय पात्र की जो शुरुआत है 2000 में अक्षय पात्र 5 स्कूलों के 1500 बच्चों को मिड डे मील खिलाने के साथ शुरू की गई थी। दरअसल बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष पद्मश्री मधु पंडित दास ने देखा कि कुछ बच्चे रोजाना मंदिर में आते हैं और खाना खाते हैं। जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम गरीब परिवार से हैं, भरपेट भोजन यही मिलता है। इसके बाद ही अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम क्या थे ये भी देख लेते हैं। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के परमाणु ऊर्जा विभाग ENEC ने कहा कि अरब जगत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक यूएई की राजधानी आबू धाबी के पश्चिम में फार्स खाड़ी के तट पर स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 2017 से काम शुरू करना था, लेकिन इसके उद्घाटन में कई बार देरी हो चुकी है। कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉर्पोरेशन KEPCO द्वारा तामीर किया जाने वाला एक अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिससे काम करना शुरू कर दिया है। परियोजना के पूरा होने पर बरकाह में लगभग 5,600 मेगावाट क्षमता वाले 4 रिएक्टर होंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करी गई। 5,600 मेगावाट क्षमता के 4 रिएक्टर होंगे। कहां पर? यूएई में। फारस खाड़ी के अरब देशों में यह पहला परमाणु संयंत्र होगा। दुनिया में सबसे अधिक तेल निर्यात करने वाली देश सऊदी अरब ने कहा कि वह 16 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी इस परियोजना का अमल किया जाना बाकी है। चीन के कन्फ्यूशियस संस्थान ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत की नजर अब उन संस्थानों पर है जिन पर भारत में चीन के प्रचार प्रसार का शक है। ऐसे 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रिव्यू आने वाले हफ्तों में होने वाला है। जानकारी मिली है कि चीन इन संस्थानों के साथ मिलकर अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों के लोकल चैप्टर खोल रहा है। कन्फ्यूशियस संस्थानों से यहाँ मतलब ऐसे संस्थानों से है जिनका सिर्फ काम ही है कि चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाना, चीन के बारे में, चीन की सोच के बारे में, चीन के जो प्रोपेगेंडा है, उनकी विचार क्या है, इनके बारे में बढ़ाना, प्रसार करना, सिर्फ यही काम है कन्फ्यूशियस संस्थानों का। अब शिक्षा मंत्रालय 54 MUs का रिव्यू करेगा। यह जाने पहचानी यूनिवर्सिटी जैसे IITs, BHU, JNU, NIT आदि और चीनी यूनिवर्सिटी के बीच हुए जो MOU हैं उनके बारे में देखेगा, रिव्यू करेगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लिखा जा चुका है। कन्फ्यूशियस संस्थान के बारे में जान लेते हैं ये है क्या। कन्फ्यूशियस संस्थान सीधे तौर पर चीनी सरकार के शिक्षा मंत्रालय से फंड प्राप्त करते हैं। इनका काम चीनी भाषा और कल्चर को फैलाना है। जैसे कि भारत में ऐसे कई संस्थान है जहां पर चीनी भाषा को सिखाया जाता है, तो वो सीधे तरीके से जो चीनी सरकार है उनके शिक्षा मंत्रालय से फंड प्राप्त करता है और चीनी कल्चर को फैलाता है। अमेरिका, ब्रिटेन ने इन पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी की जांच के आदेश दिए थे। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी ने ऐसे कई कोर्सेज बंद भी कर दिए हैं जिनका संबंध कन्फ्यूशियस संस्थान से था। कन्फ्यूशियस संस्थानों के खिलाफ जांच के आदेश ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के बीच में तनाव जो है वो चरम सीमा पर है।
गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को यह कड़ा रुख दिखा रहा है। 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप को भारत ने बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे कई प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं जिन्हें चीनी कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। नागरिक संशोधन कानून क्या है, ये चर्चा में क्यों था, इसके बारे में देख लेते हैं। नागरिक संशोधित नागरिकता कानून जो है CAA के नियमों को तय करने के लिए गृह मंत्रालय ने 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा, इसलिए यह कानून जो है चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। संसदीय कार्य नियमावली के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर उसे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए, या तो समयावधि विस्तार की अनुमति ली जानी चाहिए, और समय विस्तार के बारे में एक बार में 3 महीने से अधिक समय नहीं लिया जाता है। क्या है संशोधित नागरिकता कानून, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हस्ताक्षर किए गए थे और उसी दिन से ही कानून प्रभावी हो गया था। इस कानून में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं। इनमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। अब भारत में 5 साल बिता चुके ऐसे लोग यहाँ की नागरिकता पाने के हकदार होंगे। पहले यह अवधि 11 साल की थी। तो पहले क्या होता था, भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको कम से कम 11 साल रहना पड़ता था, परंतु अब यहाँ पे बात कर दी गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी शरणार्थी हैं, इनको शरणार्थी बोला जाएगा, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पड़ोसी देशों से आए हुए हैं या सताए हुए हैं, शरणार्थी हैं, गैर मुस्लिम होना चाहिए। बस यहाँ पे एक कंडीशन रख दी है, बाकी कोई भी धर्म के रहेंगे पर गैर मुस्लिम होना चाहिए। तो ये लगभग 5 साल बिता चुके हैं, तो इनको भारत की नागरिकता पाने का अधिकार होगा। चलिए आगे बात करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय के जनजातीय इलाकों में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा जो इलाके बांग्ला ईस्टर्न फ्रंटियर के रेगुलेशन 1873 के तहत इन लाइन परमिट के दायरे में आते हैं, वे भी इस कानून के दायरे से बाहर होंगे। चलिए आगे बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाएगा NAFD, नाफेड, चर्चा में क्यों रहा है? भारतीय राष्ट्रीय किसान सहकारी विपणन महासंघ नाफेड ने सरकार की ओर से बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से सीधे मौजूदा दरों पर लगभग 95,000 टन प्याज खरीदा है। पिछले साल नाफेड ने मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF के तहत 2018-19 की रबी सर्दियों की फसल से 57,000 टन प्याज खरीदा था। इस साल का लक्ष्य प्रमुख उत्पादक राज्यों से 1 लाख टन प्याज खरीदने का है। रबी फसल जो है, इसकी फसल प्याज जो है खरीफ फसल की तुलना में अधिक समय के लिए सुरक्षित मानी जाती है, सुरक्षित रखा जा सकता है। रबी के प्याज की खरीद जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसान उत्पादक संगठन FPO और सरकारी समितियों के लिए सीधे खरीद फरोख्त केंद्रों से की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। मोतियाबिंद अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, इसका देख लेते हैं कारण। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मोतियाबिंद की सरल, सस्ती और बिना ऑपरेशन के इलाज की तकनीक विकसित की है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गैर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसको गैर दाहक या उत्तेजक दवा बोला जाएगा, एस्पिरिन से नैनोरोड विकसित किया है। NIST का यह शोध एक सस्ते और कम जटिल तरीके से मोतियाबिंद को रोकने में मदद कर सकता है। यह मोतियाबिंद के खिलाफ एक प्रभावी गैर आक्रामक छोटे अणु आधारित नैनो थेरेप्यूटिक्स के रूप में उपयोगी होगा। मोतियाबिंद क्या है, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, क्या होता है एक्चुअल में। मोतियाबिंद अंधेपन का एक प्रमुख रूप है, जो तब होता है जब हमारी आंखों में लेंस बनाने वाले जो क्रिस्टलीन प्रोटीन की संरचना है वो बिगड़ जाती है।
जिससे क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित प्रोटीन इकट्ठा होकर एक नीली या भूरी परत बनाने लगता है, जो अंततः लेंस की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। अक्सर देखा जाता है कि 50 से अधिक उम्र के लोगों को मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है। मोतियाबिंद आंखों की वो समस्या है जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है, जिससे दिखाई देना कम हो जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। मोतियाबिंद के 4 प्रकार होते हैं: सेकेंडरी मोतियाबिंद, ट्रामिटरी मोतियाबिंद, कंजेक्टिनल मोतियाबिंद या फिर और साथ ही साथ में रेडिएशन मोतियाबिंद। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रक कार्यक्रम, जिसको नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एनबीसीपी भी बोला जाता है, 1976 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधेपन की व्यापकता को कम करना और साथ ही साथ इस कार्यक्रम हेतु एक आधारभूत ढांचा एवं कार्यक्षमता को स्थापित करना है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर। इसके बारे में देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र में अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर यह वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। क्या है भारत एयर फाइबर, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों में से एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसका लक्ष्य बीएसएनएल स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूर दराज के स्थान के ग्राहक भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स टीआईपी की सहायता से बीएसएनएल सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है। चलिए आगे बात करेंगे। पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में देखेंगे। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये चर्चा में क्यों था। हाल ही में कर्नाटक के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में 12 वर्षीय हथिनी रूपा ने शनिवार को एक नर बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए ये फेमस था। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में स्थापित किया गया था और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पार्क में चिड़ियाघर के साथ एक पालतू कोने, एक पशु बचाव केंद्र, तितली परिक्षेत्र एवं मछली घर, एक सांप घर और एक सफारी पार्क के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। जेहान दारूवाला बने फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यह 22 वर्षीय भारतीय F2 चैंपियन ने मिक शूमाकर और डैनियल टिकटम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में के बाद इस चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरी श्रेणी की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। जेहान दारूवाला के बारे में देख लेते हैं। क्या जेहान दारूवाला 13 साल की उम्र से ही 2011 में गो कार्टिंग शुरू कर दिया था। उन्होंने एशिया और यूरोप में चैंपियन और उप चैंपियनशिप के खिताब भी जीते हैं। दारूवाला ने वर्ष 2015 में फोर्टेक मोटरस्पोर्ट के साथ एकल सीटर फॉर्मूला रेनॉल्ट 2.0 चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। साखिर बहरीन में फॉर्मूला 2 स्प्रिट रेस में ये जीत होगी। इनकी पहली जीत F2 जीत रही। भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करने का निर्णय लिया है। आयुष व्यापार और उद्योग की समीक्षा बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने यह निर्णय लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक की गई। इसमें लगभग 50 उद्योगों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ साथ आयुष क्षेत्र से 2000 से अधिक हितधारक शामिल हुए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, प्रधानमंत्री ने मोबाइल कांग्रेस में गिनाए टेक्नोलॉजी के फायदे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े देश दुनिया के दिग्गज शिरकत करने हैं।
3 दिन तक चलेगा ये मोबाइल कांग्रेस। दूरसंचार उद्योग के संगठन सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस है और कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 3 दिन तक चलेगी, इसका समापन 10 दिसंबर को किया जाएगा। भारतीय मूल के अनिल सोनी डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य ने 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा। इसकी कमान अनिल सोनी जी को दी गई है। अनिल सोनी को साल 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल सोनी 1 जनवरी से अपना काम संभालेंगे। अनिल सोनी जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अनिल सोनी 2002 से 2004 तक कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर एड्स, क्षय रोग, मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड के साथ भी काम करते थे। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2005 तक फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल फाइट के संस्थापक कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया। अनिल सोनी क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव्स के सीईओ भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने साल 2005 से लेकर 2010 तक काम किया और संगठन का तेजी से विस्तार किया है। अनिल सोनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और MDG हेल्थ अलायंस जैसी कंपनियों में भी सीनियर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण की उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर सन 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को काफी सहायता मिलने वाली है। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। यह मेट्रो परियोजना जो है वो 2 गलियारों में फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है और ये ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण वाले रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड से कनेक्ट करता है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत लगभग 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ताज ईस्ट से सिकंदरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर बनेगा और इस मार्ग पर 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर जो है वो आगरा कैंट से कलिंदा विहार के बीच निर्मित होगा, जिसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी और इस मार्ग पर कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 8 या 379.62 करोड़ रुपए होगी और इसके 5 साल में पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के दिन 9 दिसंबर के दिन करंट अफेयर्स के कुछ एनालिसिस हमने देख लिए। हमारी जो रेगुलर क्लास रहती है करंट अफेयर्स क्विज की, वह सुबह 6 बजे रहती है, जिसको देखना आप ना भूलिए। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।